नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद एक बार फिर आम जनता का राज होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जल्द ही ताजपोशी कर लेगी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। हालांकि चुनावी सभाओं में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वादा किया था कि हम स्टेटहुड लौटा देंगे, लेकिन इस चुनावी वादे में समय का जिक्र बिल्कुल नहीं था। यही एक बड़ा पेंच है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को परेशान किए हुए है। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी के लोगों ने जमकर वोट दिए हैं, इसलिए उस पर लोगों की उम्मीदें पूरी करने का भारी दबाव भी है। अगर सरकार के पास अधिकार नहीं हुए तो फिर काम कैसे पूरे हो पाएंगे, उम्मीदें कैसे पूरी होंगी। शायद यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला अभी से बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं कश्मीर में, जिनसे नई सरकार को पार पाना होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है, और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रह सकते हैं, तो किन अब आप अभी वो आप फारूक साहब से बात करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर वो हैं और इन्विटेशंस अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे। मुझे जिनको इनवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठ के उन्हें जो है दावत दूंगा। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसके लिए रास्ता दिया जा रहा है। आपको वहां का ऑब्जर्वर बनाया है, किस तरह से देखते? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो वायदा किया था वो पूरा किया है। परिसीमन उसको उन्होंने करवाया, शांति की बहाली, विकास, चुनाव, भारी पोलिंग, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य हैं। पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी का निर्वाह मैं वहां के सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर, विधायकों के साथ बैठकर पार्टी को रिपोर्ट दूंगा और संवैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होगा। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नतीजे आए और नई सरकार अब शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को बुला लिया है और कल का दिन छोड़ के परसों शपथ ग्रहण हो जाएगा। अगर चुनावों की बात करें तो बीजेपी को राज्य में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 25.64%। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43%। उसके बाद सभी पार्टियों से बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले हैं और पीडीपी को 8.87 और कांग्रेस को 11.97% वोट जम्मू कश्मीर में मिले हैं। लेकिन ज़्यादा वोट लेने के बावजूद भी बीजेपी को सीटें उतनी नहीं मिल पाई। इसकी वजह से वो कहीं न कहीं पिछड़ गई।
कश्मीर घाटी में उसको बिल्कुल भी सीट नहीं मिली और जम्मू क्षेत्र में उसने शानदार प्रदर्शन किया। और इसलिए इस लिहाज से कहें तो जो नई सरकार बनने जा रही है उसके लिए चुनौतियां बहुत तगड़ी होंगी। बात करें कि नई सरकार में कांग्रेस की और उमर अब्दुल्ला सरकार में जो है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, तो 6 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, करीब 12% वोट मिला है। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू क्षेत्र में उसको उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला, जहां बीजेपी के टक्कर में वो पिछड़ गई। जो वोट कांग्रेस ने हासिल किया है अधिकांश जो है वो कश्मीर घाटी से आया और जम्मू में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। तो सबसे एक बड़ा मुद्दा जो है 5 जो मनोनीत विधायक हैं उनको लेकर भी आ रहा है। 2 कश्मीरी पंडित और एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा उसको वोटिंग का अधिकार होगा कि नहीं, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाइए और वहां से फैसला करवा के आइए, उसके बाद आपको एतराज़ हो तो हमारे पास आइए। इस लिहाज से चुनौती बड़ी होगी, बहुत सारी चुनौतियां हैं नई सरकार के सामने। उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे तो उम्मीदों का बोझ बहुत बड़ा होगा उनके ऊपर और उसको पूरा करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी के नेता नज़ीर भट्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के बड़े नेता हैं राज्य महासचिव एडवोकेट मुजम्मिल मुश्ताक शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हामिद मलिक साहब हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार है जुनैद रसूल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नज़ीर भट्ट साहब के पास आना चाहूँगा। राष्ट्रपति शासन तो आपने खत्म कर दिया, 6 साल बाद जो है नई सरकार के बनने के जनता का राज आने का रास्ता साफ कर दिया, लेकिन जो बड़ा वादा है जिसकी उम्मीद की जा रही है कि स्टेटहुड, ये कब मिलेगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुरक्षित तरीके से इलेक्शन करवाए और आज की डेट में जो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू था वो भी खत्म कर दिया है। देखो अभी ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी की शक्ल में है और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे इसको स्टेटहुड देने की। अभी इसकी प्रक्रिया अभी चलेगी आगे आगे। पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी तो देखते हैं कि इनकी सरकार कैसे चलती है, ये अपने जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं ये इस पे खरा उतरेंगे या नहीं। तो पहले जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था, मैनिफेस्टो में इन्होंने कश्मीर के लोगों को पहले गुमराह कर दिया है कि जिस पर इन्होंने वोट लिया है कि 370 के नाम पे जो उन्होंने वोट लिया, और कुछ ही दिनों में उमर अब्दुल्ला साहब ने यू टर्न भी ले लिया कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हम अभी 370 वापस नहीं दे सकते हैं। उन्होंने ये भी वादा किया कि स्टेटहुड का, तो इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये बहुत बड़ा फैसला है। ये हम सिक्योरिटी के लिहाज से भी जब हमने इसको यूटी की शक्ल दे दी थी तब हालात कुछ और थे, तो हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो 2019 के से पहले वाले जम्मू कश्मीर था उसमें चले जाएंगे, इसलिए इसको ये यूटी की शक्ल दे रखी थी। तो आइंदा अगर हालात पहले अच्छे रहे, इसी दौरान रहे, जैसे आज के 10 साल के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे हालात सुधारे हैं, तो ये निश्चित तौर पर स्टेटहुड बनेगी। ठीक है, ठीक है। हामिद मलिक साहब आपका कहना चाहूंगा, सुन लिया आपने, बहुत तगड़ी चुनौती आप लोगों के सामने, सरकार जरूर बन रही है आपकी, लेकिन जो है स्टेटहुड के बाद में बारे में कोई बात नहीं हो रही है और आपसे वादा पूरा करने का कहा जा रहा है। कैसे करेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे आप लोग? पहले मैं को पैनलिस्ट को कह दूं कि पार्लियामेंट की पटल पर अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कहा था कि स्टेटहुड दे दे, हम देंगे, तो मगर वक्त आ गया है देने को। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि अड़चने आएंगी, हाँ अड़चने जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तब लाएगी, क्योंकि अगर वो आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग होते या वर्डिक्ट ऑफ पीपल को एब्सोल्यूट मानने वाले होते, तो वो कह देते कि स्टेटहुड हमने दिया ताकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए यहाँ जो लोगों ने चुने हैं तो उनको मौका मिलता अच्छा काम करने का। मगर हमें पता है कि ये आइडियोलॉजी जो है, जो ऑलरेडी उमर साहब ने कहा 370 के बारे में कि बहुत मुश्किल अभी है, मगर
हमें पता है कि आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी जिन्होंने हमारा विकार इज्जत छीन के हमें वो एक तरह से नंगा कर दिया। तो हमें इनसे एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। मगर अगर ये वर्डिक्ट आप पीपल को मानने वाले होते, जो वर्डिक्ट इनके खिलाफ मिला, तो ये चीजों पर बात करते, ये 35C पर बात करते, ये 370 पर बात करते, ये मैं आपकी स्टेट बात को काट रहा हूँ। उन्होंने आपसे कहा था ज्यादा वापस वोट देंगे, शेयर वो दे भारतीय देते। जनता पार्टी ने लिया है। आपसे ज्यादा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आप ये मत भूलिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने तस्लीम कर लिया है। ये अलग बात है कि आपने कश्मीर की मेजॉरिटी ले लिया और किसी और पार्टी के साथ कोलिशन करके आप गवर्नमेंट बना रहे हो। पहले तहजीब सीख लीजिए, कैसे बात की जाती है। आप तहजीब सीख लीजिए पहले। जब जी मैं जी, हम आप बात तहजीब कर से रहे बात थे, मैं कर बात रहे नहीं हैं। कर रहा था। आपको टोकने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए, बात सुनिए। नजीर भट्ट साहब, अभी अभी देखिए, दोबारा आऊंगा आपके पास, एक बार सुन लीजिए हामिद जी को, पूरा सुन लीजिए फिर आऊंगा आपके पास। बोलिए हामिद साहब। Sir, this verdict is against the BJP ideology and policy. इनको मानना चाहिए। लोगों का पावर एब्सोल्यूट पावर होता है। अगर ये आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग होते और आरएसएस की आइडियोलॉजी को न मानने वाले लोग होते, तो ये वर्डिक्ट को मानते, ये पब्लिक पावर को मानते, ये पब्लिक के वर्डिक्ट को मानते, उसकी रेस्पेक्ट करते और स्टेटहुड बहाल करते, ताकि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव काम करते, आराम से करते। मगर ये इंडियन जो इसके फेल में, जो इनके खून में है, वो ये चाहते हैं कि इंटरफियर यहाँ हो, या चुनी हुई सरकार काम न कर पाए और लोग तंग आए, क्योंकि ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करना, जैसे इन्होंने पहले किया। दरबार मूव को रोक के इन्होंने जम्मू की इकोनॉमी को तबाह किया। इन्होंने टोल प्लाजा से लगा के जम्मू के लोगों का खून चूसा। इन्होंने यहाँ की नौकरियां खाई। ये असासे खाना चाहते हैं, ये यहाँ के मिनरल्स खाना चाहते हैं, यहाँ की जमीनें खाना चाहते हैं, क्योंकि ये नौकरियां जो जम्मू कश्मीर में नौकरियां जॉब्स थी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थी। यहाँ के मिनरल्स जम्मू कश्मीर के लोगों के थे, यहाँ के असासे जम्मू कश्मीर के लोगों के थे। ये चाहते हैं कि ये ओपन हो, सारा भारत यहाँ आ जाए। और ये जो छोटी सी स्टेट है, जो 370 यहाँ का कवच था, यहाँ का बर्ड प्रूफ था, उसको लेके उन्होंने अपनी नीयत दिखा दी, अपनी पॉलिसी दिखा दी। ये चाहते हैं कि यहाँ इकोनॉमिकली वीक लोग रहें और इनको नौकरियां नहीं मिले, ये तबाह हो जाए। मगर वो हमने होने नहीं देंगे। लोगों ने वोट दिया है, वर्डिक्ट दिया है हमें ये लड़ने के लिए। उन लोगों को भी पता है कि इस आइडियोलॉजी से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर लोगों ने हमें वोट दिया है कि आप लड़ते रहिए, तब तक लड़ते रहिए जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमें वापस न मिले। ठीक है, एडवोकेट मुजम्मिल मुश्ताक शाह जी हमारे साथ हैं। मुश्ताक जी, जिस तरह से पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हो रही है, एक राशिद इंजीनियर साहब हैं, बड़े नेता हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ हैं, बडगाम के सांसद हैं, वो चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप लोग सच्चे हैं तो तब तक आप सरकार मत बनाइए जब तक आपको स्टेटहुड लौटा नहीं देती बीजेपी। तो ये चुनौती जो है इसको जो है जनता का समर्थन भी मिल रहा है। आप लोगों का क्या रुख है इस पर? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं। पहले तो ओथ सेरेमनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओथ सेरेमनी जब भी होगी उसके बाद ही हम लोगों की डिमांड्स, या तो हम फिर एलजी साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, सेंटर से, ये हम रेजोल्यूशन एक पास कर सकते हैं असेंबली में बैठ के कि स्टेटहुड वापस दिया जाए। क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स है, अगर वो मांग करते हैं स्टेटहुड की, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा रहेगा। रही बात आज की, अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया हमारी पिटीशन को सुनना। उन्होंने बोला आप वापस जाइए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से हमारे पास आइए। लेकिन मेरे हिसाब से हाई कोर्ट में अगर हम पिटीशन करते हैं तो उसको भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सुनने के लिए। ये जो 5 ये चुन रहे हैं आज एलजी साहब, हमारे 5 एमएलएज ही कहूंगा, वो जो चुन रहे हैं अपने बीजेपी साइड से, जो चुन रहे हैं, बीजेपी के नेता ने उससे पहले भी कहा। रही बात फिर इंजीनियर साहब की, इंजीनियर साहब ने सही बोला है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले हमें ओथ सेरेमनी कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद हमें ये मांग करनी चाहिए कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से यह मैं आपको कहता हूं, जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे बीजेपी स्टेटहुड देने वाली नहीं है। बीजेपी इतनी आसानी से स्टेटहुड नहीं देगी। ये आप देख लीजिए इन्होंने ऑर्डर्स क्या क्या निकाले। पिछले 2 दिनों में इन्होंने ऐसे ऑर्डर्स निकाले। क्लास 4th एम्प्लॉयज भी अभी, जो एक मिनिस्टर रहेगा, जो एक एमएलए रहेगा, चीफ मिनिस्टर रहेगा, वो एक क्लास 4th एम्प्लॉय भी
नियुक्त नहीं कर सकता है, किसी को जॉब नहीं दे सकता है। तो ट्रांसफर की तो बात ही नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स अपने पास रखे हुए हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, और ऐसे डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर्स को दे रहे हैं जहां से रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, सेंटर जो है इसी हिसाब से मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से बदला लेना चाहती है कि हमने उनकी बीजेपी की सरकार को यहाँ पे नकारा, तो उनका जो रद्दअमल मेरे हिसाब से रहेगा। अभी तो बोल रहे हैं एलजी साहब भी चेंज हो रहे हैं, नया एलजी साहब यहाँ पे ला रहे हैं वो लोग। उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है उनकी जो पॉलिसी रहेगी वो बहुत ही रूड रहेगी टुवर्ड्स लोगों को, कश्मीरी लोगों के खिलाफ, और मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के खिलाफ। ये जानते हुए भी कि जम्मू में उन्होंने अच्छी खासी सीटें ली, अच्छे खासा वोट शेयर लिया है बीजेपी ने, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बीजेपी का रवैया जो भी रहेगा वो बहुत ही हार्श और बहुत ही तकलीफ कुन मैं कहूंगा यहाँ के लोगों के लिए होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जुनैद रसूल साहब हमारे साथ हैं। जुनैद साहब, जिस तरह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, चुनाव के बाद भी बहुत कुछ बदलेगा ऐसा लग नहीं रहा है। शुरुआत से ही सरकार जरूर बनने जा रही है, लेकिन उस सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है और लगातार टसल चलेगी और बीजेपी बार बार दावा करेगी, देखिए हमारे वोट आपसे ज़्यादा हैं, नैतिक रूप से हम जीते हैं। जैसा भी आपने सुन भी लिया नज़ीर भट्ट साहब को, ये बार बार याद दिलाएगी, देखिए जीते असली जीते हम हैं, आप तो केवल एक सिस्टम के तहत जो है सीटें निकाल के ले आए हैं और इसलिए सरकार बना पा रहे हैं। ये मुद्दा जो है बार बार गड़बड़ाया जाएगा। तो आपको लगता है आने वाले समय में जो जनता की उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी? हाँ, जिस हिसाब से जनता ने वर्डिक्ट चूज किया है, वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके, तो उस हिसाब से लग रहा था कि लोगों के काम होने को अब हो जाएंगे, कि जो पेंडिंग काम थे पिछले 10 सालों से जो नहीं हो रहे थे, जो 10 सालों से लोगों का नहीं सुन रहा था, लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, अब वो अगर फॉर एग्जांपल ईसीआई ने इलेक्शन करवाए हैं यहाँ पे, तो क्योंकि लोगों के लिए ही करवाए, क्योंकि लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला वोट डालने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। सो बीजेपी जो है, जिन्होंने अपना वोट शेयर बहुत मैक्सिमम किया है जम्मू में, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कि कश्मीर रीजन एंड जम्मू रीजन में डिफरेंस ये है कि जम्मू में हिंदूज की अक्सरियत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट्स वाई उन्होंने बीजेपी को ज्यादा समर्थन किया, बीजेपी पे वोट ज्यादा आ गए वहां पे। अब वो इन दो रीजन्स को अब वो इक्वली वो नहीं देखना चाहते, वो जम्मू को एक नजर से देखेंगे एंड कश्मीर को फिर से और एक नजर से देखा जाएगा। लाइक एलजी साहब ने जो कि उन्होंने वो निकाले हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो निकाले हैं कि अपकमिंग एमएलएज के लिए या अपकमिंग सीएम के लिए, उस हिसाब से यही लग रहा है कि अगर इन्होंने जीत के ये सामने आ गए, लोगों के खादिम बन गए, लोगों ने वोट डाल के उनको चूज किया है, अब एलजी साहब आने वाली सरकार पे थोड़ा सा वो कसेगी, क्योंकि वो उनको फ्री हैंड नहीं दे पाएंगे। उनको पता ही है कि अगर हमने इनको फ्री हैंड दे दिया, लोगों के काम हो जाएंगे एंड दे विल अपोज द बीजेपी। एंड दूसरी बात, यहाँ पे बीजेपी के नजीर साहब है, उन्होंने बताया कि ये स्टेट में जब नॉर्मल सी होगी तो बीजेपी ने यहाँ पे इलेक्शन करवाए। इनको मैं एक बात कहूं कि बीजेपी का कोई राइट नहीं होता है किसी भी स्टेट में इलेक्शन कराने का, ये सब कुछ जिम्मा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि अब हमें इलेक्शंस कराने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है कि इलेक्शंस होने चाहिए, सो दैट कि अब जो एलजी साहब ये सब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दिस मींस कि लोगों को जो उम्मीद थी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का, वो तो उन पे अब पानी फेर रहे। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स लिए गए थे जम्मू कश्मीर के लोगों से। एंड जो इंजीनियर साहब की बात से मैं पूरा सहमत हूँ, जो इंजीनियर रशीद साहब ने बात कही कि तब तक ओथ सेरेमनी नहीं होनी चाहिए जब तक कि स्टेटहुड का मामला क्लियर नहीं होना चाहिए। इससे यही पता चलेगा कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ऐसा करेंगे, इससे दिखेगा, समझ आएगा कि वो इक़्तिदार की भूखे नहीं, दे आर नॉट हंगर फॉर द सीट। अगर वो इस चीज
इस चीज को रशीद साहब की इस ओपिनियन को अगर वो बरकरार रखेंगे तो मेरे ख्याल से एक होने के नाते मेरे ख्याल से दिस ओपिनियन इज क्लियरली राइट। ठीक है, हामिद साहब क्या कहेंगे इस पे? नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने वर्डिक्ट दिया है कि आप ओथ ले लीजिए, फिर आप काम स्टार्ट कीजिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारे लिए गए हैं उन पर आप लड़ाई लड़िए। आप पहले ही लड़ाई लड़ना चाहते हो, वो लोगों ने नहीं कहा। लोगों ने कहा कि आप पावर में हो, आप ओथ लीजिए, आप असेंबली में जाइए, रेजोल्यूशन पास कीजिए। अगर वो न हो सका तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी टिप्पणी की है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू कीजिए, तो मुझे लगता है वो सही रहेगा। और दूसरी बात, इलेक्शन की बात जो अभी भाई कर रहे थे, इलेक्शन नहीं किया बीजेपी वालों ने, इलेक्शन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करवाए, दबाव से करवाई। इनकी नीयत बीजेपी वालों की नहीं थी यह इलेक्शन होने की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये अच्छा है डेमोक्रेसी में, आइडिया ऑफ इंडिया में, कि अगर एमएलए को बनाया जाए, जो लोग वोट डालते हैं उसको काम करने के लिए, फिर उसके पावर लिए जाए? क्या ये ठीक है? क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये ठीक है? क्या आप ये नहीं चाहते हो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को ऑनर करें, लोगों के रिप्रेजेंटेशन का, वर्डिक्ट का आप रेस्पेक्ट करें? मुझे लगता है ये ज्यादती होगी। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो वर्ल्ड की बड़ी डेमोक्रेसी है, बीजेपी को चाहिए कि वर्डिक्ट ऑफ पीपल का रेस्पेक्ट किया जाए, उन एमएलए को पावर ज्यादा दिया जाए ताकि वो लोगों का काम कर सके और अड़चने ना डालें, इंटरफेरेंस ना करें। क्योंकि ये इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन चीजों को नहीं मानती। मगर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर जाते हो, इसका मतलब है आप डंडाशाही पर और गुंडागर्दी से इन रिप्रेजेंटेटिव को दबाना चाहते हो, इनका मैंडेट दबाना चाहते हो, लोगों का मैंडेट खाना चाहते हो। अगर आपको यही एब्सोल्यूट पावर एलजी को दे देते तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं थी। लोगों के जो एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, लोग चाहते हैं कि वो काम करे। मगर आप अगर उसमें अड़चने डाल रहे हो, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप मानते नहीं हो, आप यहाँ के लॉ को मानते नहीं हो, आप यहाँ के लोगों के राइट्स को मानते नहीं हो, उनको दबाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता अब वक्त आ गया है ये दिल की दूरी ना बढ़ाए। जो दिल की दूरी बढ़ रही है, जो ये ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये पावर ले रहे हैं, ये सीएम के पावर्स ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और ये तो जख्म जब बढ़ते हैं, जख्मों पर मरहम करने का वक्त आ गया है। इनको चाहिए कि ये स्टेटहुड दे, जो इन्होंने खुद वादा किया, ताकि पावर मिले सीएम को, ताकि एमएलए को पावर मिले, मिनिस्टर को पावर मिले, वो लोगों के काम करे। जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की है तो वो एक्सपेक्टेशंस पर उतरे, उसमें इंटरफेयर ना करें। क्योंकि जब ये जख्म बढ़ेंगे, कभी जहरबाद भी बन जाते हैं, वक्त नहीं लगता जहरबाद बनने में। मैं चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि स्टेटहुड दे, एमएलए को पावर दिया जाए। या हालात ठीक है, या सारा कुछ ठीक है, क्योंकि इन हालात को ठीक करने में ठीक है। नजीर भट्ट साहब, क्या सुना आपने जो है किस तरह से वो मांग रहे हैं सीधे सीधे स्टेटहुड आपसे, क्या कहेंगे? भाई साहब को आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट काम होता है कि नेशन फर्स्ट। हमारा ना इक़्तिदार होता है कि अगर हमने एमएलए के जो पावर छीने तो 29 सबसे बड़ी पार्टी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सेकंड सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे भी एमएलए हैं, ये बड़े बड़े फैसले हैं, ये सेंटर से फैसले होके आते हैं, इसकी कमेटी बैठती है। तो उससे पहले अगर हम ले लेंगे, इन्होंने पिछले 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज चल रहा है जम्मू कश्मीर में। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर 2014 से पहले यहाँ पे इन्होंने जो गन कल्चर का माहौल फैलाया था, जो हमारे हजारों कब्रिस्तान भर दिए इन्होंने मिलिटेंसी के हिसाब से। 1987 इनको याद ही होगा, जब इन्होंने रैगिंग कर ली 1987 की, तो तब इनके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक स्वर्ग बनाया, यहाँ की डेवलपमेंट को देखिएगा, यहाँ के हालात को, जो फर्स्ट होता है, जो एंटी नेशनल थे, जो हिंदुस्तान के खिलाफ लोग थे, उनको सही रास्ता दिखा लिया यूटी बनाकर। हम उस चीज का वेट कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम स्टेटहुड वापस नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया स्टेटहुड दे देंगे, लेकिन उसका टाइम आने दो, बिल्कुल स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन अभी जो इनको ये मिर्ची क्यों लग रही है, क्योंकि अभी इनकी सरकार आई है।
अभी इनको वही दौर से जो इन्होंने 2014 से पहले यहाँ पर मचाया हुआ था, यहाँ पे हजारों लोग जो कब्रिस्तानों में घुसे हैं, ये तो बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बिकॉज ऑफ पीडीपी है, बिकॉज ऑफ कांग्रेस है। इन्होंने पहले ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया जो हमने बनाया? कोई पत्थरबाजी नहीं आज की डेट में, कोई मिलिटेंसी नहीं, कोई अगर उस टाइम पे घर से एक लड़का निकलता था तो उसके माँ बाप को ये पता नहीं होता था कि मेरा बेटा वापस आएगा या नहीं आएगा, ये माहौल था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये माहौल यहाँ पर सुधार कर हर एक यूथ के हाथ में कलम कापी थमाकर, उसके अपने लैपटॉप मोबाइल थमाकर उसको टेक्नोलॉजीज में घुसेड़ दिया, उसके दिमाग से गन कल्चर को निकालकर उसको सही रास्ता जगा दिया, इनको इसलिए मिर्ची लगी। अगर ये हम इसको यूनियन टेरिटरी में शामिल नहीं करते, मुझे नहीं लग रहा था कि ये हालात सुधर जाते, क्योंकि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है जम्मू कश्मीर में। यहाँ लोगों को पता भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी है। यहाँ इन्होंने 70 साल बीते। आपकी चैनल के माध्यम से मैं सब जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, आज इनको इक़्तिदार मिला, आज इनको इनने हुकूमत बनानी है, आज इनको ये लग रहा है। उससे पहले किसी ने इनको सवाल नहीं पूछे कि आपने क्यों नहीं हालात सुधारे, आप लोगों ने ये गन कल्चर खत्म क्यों नहीं किया, आपने उन बंदों को जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं धकेला जो हिंदुस्तान के ऊपर बुरी नजर रखते थे। मुझे ये इन बातों का जवाब दे। और दूसरी बात, ये जो कांग्रेस के भाई साहब बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जो 370 यहाँ से हट गया उसमें कांग्रेस ने फुल सपोर्ट किया। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया। उनके जो हमने बिल पास कर लिया, वो कोई कांग्रेस का कोई भी नेता एंटी उसमें नहीं हुआ उस बिल के ऊपर। तो जब इन दोनों ने सरकार में, इनको नहीं पता था कि हम दोनों ने हस्ताक्षर दिए हैं कि 370 हटाओ, हमने तो नहीं, मतलब अकेले हमारी पार्टी ने नहीं हटाया। और दूसरी बात है, 370 सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई थी, वो नौजवानों को गुमराह करने के लिए इन्होंने 370 यहाँ लगाया था, ताकि यहाँ पर खानदानी राज के अलावा कोई और सीट पर ना बैठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही था, यहाँ पीडीपी का बैठ जाता या नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैठ जाता, तीसरे बंदे को, एक आम इंसान को कभी मौका नहीं मिलता था कि उस कुर्सी पर बैठने के लिए। एक कुर्सी की लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर लिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में शांति की जो राह है वो हमवार कर ली है, तो मिर्ची किस बात की भाई साहब? ठीक है, ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात करें जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार बनने जा रही है, उसके सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा मसला स्टेटहुड का है। 5 जो मनोनीत विधायक होने वाले हैं एलजी के द्वारा, वो भी एक बड़ा मसला है। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। नजीर भट्ट साहब हैं, बीजेपी के नेता, एडवोकेट मुजम्मिल मुश्ताक शाह हैं, कांग्रेस नेता, हामिद मलिक साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता, और जुनैद रसूल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो मुजम्मिल मुश्ताक साहब, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तों की बात करें तो चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरह से उमर साहब जो है बहुत निराश नजर आए कांग्रेस से। उसके बाद जो नतीजा आए, जम्मू में जो है आप लोगों को उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए आप लोग, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद थी। उसके बाद उन्होंने फिर कहा है, कई नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के बिना भी सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी का समर्थन है, 4 निर्दलियों का समर्थन है, और बहुत सारे लोग हैं समर्थन देने के लिए। तो बहुत कांग्रेस से दबाव नहीं रहेगा। ऐसे में आपको लगता है कि बहुत लंबे समय तक रिश्ता चल पाएगा आप लोगों का? देखिए, लोगों का मैंडेट रहा जम्मू से, वहां से हमने एक भी सीट नहीं ली, खाली राजौरी से एक सीट ली हुई है। ये मैंडेट है लोगों का, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, 6 सीटें हमने ली, कश्मीर से हमने ली। कश्मीर से हमें मतलब उम्मीद थी 6 सीटें, उससे ज्यादा सीटों की उम्मीद थी कश्मीर से हमें, लेकिन नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का हम हिस्सा है, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है ये ब्रॉडर सेंस पे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। ये खाली जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक अलायंस है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। जैसे कांग्रेस हिस्सा है, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिस्सा है। तो हम इनको ट्रीट करते हैं एज ए इक्वल ब्रदर्स, हम उनको ट्रीट करते हैं। तो गवर्नमेंट चलेगी, गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, और नेशनल और कांग्रेस दोनों हाथ से हाथ मिला के
आगे बढ़ेंगे। और रही बात, देखिए इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही, मैं यही दोहरा रहा हूं फिर से, बीजेपी के हर किसी स्पोक्स पर्सन से, बीजेपी के हर किसी व्यक्ति से, उनके वर्कर से, उनके लीडर से, क्या आप मेरे को एक भी डेवलपमेंट दिखा दीजिए जो पिछले 10 सालों ने बीजेपी ने कश्मीर में की या जम्मू में की, एक भी डेवलपमेंट दिखा दीजिए, गिना दीजिए एक भी डेवलपमेंट। अभी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों ने ड्रग्स थमा दिए लोगों के हाथों में, अनएम्प्लॉयमेंट थमा दी लोगों के हाथों में, बिजली के बिल्स जो कि 10-10 हजार 15-15 हजार के थमा दिए लोगों के हाथों में। इन लोगों ने, बीजेपी ने यहाँ पे आग लगा दी मार्केट में। अगर आप मार्केट में जाएंगे, टमाटर का 1 किलो अभी 120 रुपया मिल रहा है, जो टमाटर 20 रुपए के मिलते थे वो 120 रुपया किलो मिल रहा है। तो इन्होंने वही सब हमारे हाथों में थमा दी, उनने भुखमरी, गरीबी हमारे हाथों में थमा दी। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट इन्होंने की, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। जैसे कि मलिक साहब बोल रहे थे, हामिद मलिक साहब बोल रहे थे कि या इन्होंने हम यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे इनकी नजर है, अदानी और अंबानी के देने के चक्कर में है यहाँ की जमीन। वरना अगर आप देखेंगे, ये एलजी साहब को क्यों इतने पावर देंगे, इनके पास इन्होंने होम रखा था, चलिए मानते हैं हम, होम डिपार्टमेंट इनके पास रहा, लेकिन आप देखिए इन्होंने पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट लिया, इन्होंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट लिया, पीएचई डिपार्टमेंट जो भी है वो सभी लिए, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिया। किस लिए ये सभी डिपार्टमेंट अपने हाथ में ये लोग रखना चाहते हैं? ताकि ये लोगों को तंग करे, ताकि ये जो वादे किए हैं हमने, हम यहाँ पे 200 यूनिट की बिजली फ्री देंगे जो कि हमारा मैनिफेस्टो था, ये वो पूरा ना होने दे। उस साथ दिलाना चाहते हैं लोगों को कि भाई सेंटर के बगैर तुम लोगों को कोई बचाने नहीं आ सकता, सेंटर के बगैर तुम लोगों को कोई कुछ कर नहीं सकता। ये एहसास यहाँ के लोगों को दिलाना चाहते हैं। उस हिसाब से इन्होंने अब वो सभी डिपार्टमेंट एलजी के हाथ में दे दिए ताकि गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम न कर सके। लेकिन ये इनकी मतलब ख्याली पुलाव खा रहे हैं ये लोग। जैसे इलेक्शंस हुए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे ही ये इलेक्शंस हुए, वैसे ही स्टेटहुड भी मिलेगा। वो हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट से ही हम ऑर्डर लेके आएंगे, लेकिन लेके आएंगे, हमें सड़कों पे उतरना पड़े, हम सड़कों पे उतरेंगे स्टेटहुड के लिए। बाद में देखा जाएगा कि ये लोग क्यों नहीं मानेंगे और कैसे नहीं मानेंगे। बीजेपी अगर हठधर्म है इन सभी चीजों के लिए, तो हम लोग भी अभी हठधर्म बनेंगे। हम लोग भी उसके लिए प्रोटेस्ट हमें करना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, या हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम स्टेटहुड लेके रहेंगे इंशाल्लाह। वो लेके रहेंगे किसी भी हाल में, आज नहीं तो कल इनको देना ही है, बीजेपी को देना ही देना है। ठीक है जुनैद रसूल साहब, जिस तरह की भावनाएं आप सुन रहे हैं, हमें लग रहा है कि सरकार तो बन जाएगी, लेकिन उसके बाद एक और बड़े आंदोलन की तैयारी है जम्मू कश्मीर में। और बीजेपी जो है बार बार कह रही है हमने ज़्यादा विकास किया है, तो ये बार बार तुलना की जाएगी कि देखिए उमर साहब की सरकार जो आई वो कुछ नहीं कर पा रही है, और हमारे एलजी की सरकार ने, ये जब एलजी थे तो ये काम हो गया। आपको लगता है कि बहुत विकास हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज में? जी हाँ, अगर इनको इतने ही पावर्स देने थे एलजी साहब को, तो फिर इलेक्शंस करवाने का क्या मकसद था? तो अगर हम बात करेंगे कि आपने बताया कि डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर आप, सबसे बड़ी बात है कि एक फ्री जर्नलिज्म जो था वो नहीं रहा। जिस देश में जर्नलिज्म पे कर्ब्स होंगे, उनके जो पत्रकारों पे जो मुकदमे चलाए जाएंगे, एक स्टोरी रन करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट है तो ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो लोगों के पास था वो नहीं रहा। लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपने मुद्दे नहीं बता सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सफोकेटेड लोग सफोकेट हो गए, अपने भावनाओं को वो स्वीकार नहीं करने देते हैं। ऐसी हालात जब है तो फिर डेवलपमेंट उसको हम नहीं कहेंगे।
तो लेकिन ये दूसरी बात ये है कि अगर उमर साहब सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन एलजी साहब के पास इतने पावर्स है कि मेरे ख्याल से कि सीएम को भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी पहले एलजी साहब से कि हम ये लॉ पास करा सकते हैं, हम ये इस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं कि ये बिल हम पास करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। और तीसरी बात जो है कि इसमें आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो गई है या नहीं हुई है, तो हम इस चीज को डेवलपमेंट नहीं कहेंगे कि आप कॉस्मोपॉलिटिक्स कराओगे किसी पर्टिकुलर जगह पे, ऐसी चीजें कराओगे कि फिर वो दिखाओगे कि थ्रू मीडिया कि ये हुआ है। फॉर एग्जांपल श्रीनगर में आप इंटरनेशनल मैच कराओगे, श्रीनगर में आप पार्टीज कराओगे, श्रीनगर में आप इवेंट्स कराओगे अंडर द सिक्योरिटी, फिर आप कहोगे कि हाँ डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन ये सब चीजें नहीं देखी जाती, ये डेवलपमेंट नहीं होती है। एट द एंड डेवलपमेंट इस चीज को कहा जाता है कि लोगों को क्या सुविधा मिल रही है, क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्या लोगों को अपना ओपिनियन रखने का हक है या नहीं है, क्या पत्रकारिता फ्री है या नहीं है, क्या पत्रकार किसी भी स्टोरी को कवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप एक चीज देख लीजिए कि जब से एलजी साहब का रूल आया है कश्मीर में, तब से जर्नलिज्म का हालत आप देख लीजिए और कश्मीर में या जम्मू में क्या हालत है जर्नलिज्म की, ये चीज छोड़िए। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है तब से, जो रिसोर्सेज थे यहाँ पे वो क्या लोग यूज कर सकते हैं नहीं। फॉर एग्जांपल सैंड माइनिंग जो होती थी कश्मीर में, उस पे कर्व्स लगाए गए, उससे इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कि आप उस पे नंबर्स ही नहीं गिन सकते हो। आपको लगता तीसरी है चीज जो है कि आपको लगता है रसूल साहब हाँ जो जी नई हाँ, सरकार आएगी ये इन सब मुद्दों पर जो है वो काम कर पाएगी? यही देखना है ना कि इनको कितना फ्री हैंड दिया जाएगा, ये कितना स्मूथली इनको काम करने दिया जाएगा। अगर लोगों ने इन पे भरोसा किया है, इस बार लोगों ने अपना वर्डिक्ट चूज किया, अपना मैंडेट चूज किया है, लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, तो ये अब देखना है ना कि वो कितना उभर सकते हैं। जब अगर हम देख लीजिए कि सेंटर से कितने प्रेशराइज हो गए हैं ये सरकार, अभी तो इन्होंने ओथ सेरेमनी भी नहीं ली है, और आप देख लीजिए कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है इस सरकार पे। तो फिर सीधी सी बात है कि दिख रहा है कि ये लोगों के जो उम्मीदें थे उन पे खड़े नहीं उतर पाएंगे। लेकिन जुनैद साहब जो उमर अब्दुल्ला साहब बार बार बीजेपी की तरफ खींच रहे हैं, बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, वो समीकरण क्या आपको लगता है कुछ फ्यूचर में कुछ बदल भी सकता है, को जो इस समय कांग्रेस साथ है उनका? हाँ, ये अब इस चीज से दोस्ती का हाथ बढ़ा, मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन यही हो सकता है कि ताकि वो अच्छे से काम कर पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि अगर हम उनकी पिछली सरकार देखेंगे, वो तो फेलियर रह गए हैं, 2010 में फेलियर हो गए एनसी अपने सरकार चलाने में। तो वो अब यही देखना चाहते हैं कि कितना वो पावर उनको दिया जाएगा सेंटर से, तभी वो जाके लोगों का काम करेंगे, तभी वो स्मूथली यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। हामिद मलिक साहब, चुनौतियां बहुत बड़ी है, और जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि जो है आप लोग क्या करके दिखाते हैं, वोट हमको ज़्यादा मिला है, तो ये आमतौर पर जो है जम्मू के लोगों को खुश कर पाएंगे आप लोग? उनकी उम्मीदें भी तो बहुत सारी है, वहां भी आपको सीट मिली है। हामिद साहब आवाज आ रही है आपको? आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जम्मू से भी आपको सीट मिली है। सीट के हिसाब से क्या पूछा है? मैं कह रहा हूँ जम्मू से भी आपको सीट मिली है, आपकी सरकार बनेगी, तो लगता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है इनके। यही सवाल मुजम्मिल साहब जी आपके साथ है कि जम्मू के लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी चूंकि सरकार तो दोनों ही तब क्षेत्रों की है, तो ऐसे में जो है उसको पूरा करना भी चुनौती होगी। जी देखिए, मेरे हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो अभी हमारे को खाली 10% इन्होंने दिया है रिजर्वेशन। 10% मतलब रिजर्वेशन इन द सेंस कि 10% 10 ही मिनिस्टर्स रह सकते हैं, कैबिनेट बर्थ 10 ही रह सकते हैं। तो इक्वल शेयरिंग मेरे हिसाब से होगी तो जम्मू को भी अपना जो मैंडेट है उसको भी मिलेगा, अपना जम्मू को भी तो कश्मीर को अपना मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव दोनों साइड से है, जम्मू को अपना हिस्सा मिलेगा और कश्मीर को अपना मिलेगा। सही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट तो हर किसी जगह मेरे हिसाब से, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे सरकारों में, इससे पहले भी जो भी सरकार थी, जम्मू ज्यादा डेवलप हुआ है एज कंपेयर टू कश्मीर। जम्मू अभी बहुत ज्यादा डेवलप है कश्मीर को अगर हम देखें, लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों से
उसकी हालत भी खस्ता हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे उधर पे बहुत सारा जोल हुआ है, जो पूरी डेवलपमेंट वहां पे हुई नहीं है मेरे हिसाब से, जितनी होनी चाहिए, जितना फंड्स आया है, जितना वहां पे फंड लिया गया है। तो मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे, बहुत कुछ ढूंढने के लिए है, ढूंढ सकते हैं पिछले 10 सालों में क्या क्या हमने कहाँ कहाँ पे फंड्स गए हैं, यूटिलाइज हुआ है। वो ये जो अभी सरकार बन रही है वो निकलेंगी, बातें निकलेंगी, कहाँ पे गए हैं, किनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, बाकी सब मिले हैं, मेरे हिसाब से वो निकलेंगे। और रही बात जम्मू एंड कश्मीर, इक्वली मेरे हिसाब से डेवलप होगा। हमारी मतलब गठबंधन सरकार है तो वो दोनों हिस्सों पे बराबर ध्यान देगी। ऐसा नहीं होगा कि हम पर्टिकुलर हिस्से पे ध्यान देंगे। कश्मीर के ज्यादा एमएलएज है, वहां के कम है, मेरे हिसाब से वो सभी नहीं होगा। कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही मंत्रिमंडल में जो है? हालांकि ऐसी खबर है केवल एक ही देना चाहते हैं उमर साहब जो है। देखिए, हमने कोई डिमांड नहीं रखी है, फ्री हैंड दे के रखा है। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो गठबंधन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो भी दे रहे हैं आपको पता चलेगा। मेरे हिसाब से कल तो मीटिंग होगी, कल शाम तक आपको पता चल जाएगा मेरे हिसाब से कितना देंगे, क्या देंगे, उतना पता चल जाएगा। ठीक है नजीर भट्ट साहब, चूंकि जम्मू में आपको बहुत वोट मिले हैं और अच्छी खासी सीटें मिली, 29 सीटें मिली, हालांकि आपकी उम्मीदें और भी ज़्यादा की थी, आपको झटका ही मिला है। आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है रैना साहब हार गए नौशेरा से, और बकरवाल इलाके में जो है जहां आपने बहुत बड़े मुद्दे उठाए थे वहां आपको बहुत समर्थन नहीं मिला पहाड़ी इलाकों में, तो इसकी वजह से आपको जो उम्मीदें थी वो पूरी हो नहीं पाई। बावजूद इसके जम्मू क्षेत्र के लिए आप लोग क्या उम्मीद करेंगे नई सरकार से? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू रीजन को इन जो रीजनल पार्टीज ने हर वक्त एक साइड रखा है। जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने जम्मू को नजरअंदाज किया था। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम जम्मू और कश्मीर दोनों की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट, जैसे हमने पिछले 10 साल में डेवलपमेंट की राह यहाँ पर, हमने इनको पंचायत का सिस्टम पता ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को इंट्रोड्यूस कराया पंचायत राज से। यहाँ जो पहले की हुकूमतें थी उन्होंने ये जो पंचायत राज अपने एमएलएज के पास अपनी गवर्नमेंट में रखा था। लोगों को पता भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर में कोई एक गांव में सरपंच बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, डीडीसी बनते हैं। और मेरा जो भाई साहब बोल रहा था कि डेवलपमेंट, फर्स्टली हमने भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस कराया 3 टायर सिस्टम, जिसमें सरपंच आ गया, बीडीसी आ गया, डीडीसी आ गया, और डायरेक्ट इनके पास फंड्स आ गए। इन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर है डेवलपमेंट की राह पकड़ ली है। दूसरी बात है कि यही भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने सब कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक इंसान को देखकर गोल्डन कार्ड की सुविधा हर एक इंसान को दी। जो जहां पर ये फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब इलाज करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे, और जो ये गरीब इंसान था, ये पैसों की कमी की वजह से घर में इसकी मौत हो जाती थी, इनको गोल्डन कार्ड दे दिया 5 लाख तक कि आप कराइए, अपना इलाज कराइए, किसी भी हॉस्पिटल में कराइए, इसका बिल मोदी जी खुद भरेगा। फिर तीसरी बात होगी, यहाँ पिछले 5 साल से और आइंदा जो अभी चल रहे हैं, बाकी लोगों को भी, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको हर एक मंथली राशन मिलता है विदाउट एनी फियर। कोई इसमें पैसा नहीं लेते हैं उनसे, उनको राशन दे देते हैं। नजीर भट्ट साहब, ये तो पूरे देश में मिलता है, ये तो अभी तो कोविड के बाद शुरू हुई थी, सब पूरे देश में, इसमें नया क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रही थी डेवलपमेंट की बात। आपको नहीं पता पूरे देश में पंचायत राज सिस्टम चल रहा था, जम्मू कश्मीर में? वो ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए आपने अलग से क्या किया? जो पूरे देश की योजनाएं हैं वो तो अपने आप लागू हो गई, अलग से क्या किया जो वहां का जो फंड था? हमने यहाँ पर फर्स्टली, अब जो बहुत बड़ी सफलता की बात है कि जो पंचायत राज 3 टायर सिस्टम है वो हमने इंट्रोड्यूस कर लिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी ने नहीं कराया, कि जहां पर भी एक एक गांव में करोड़ों के हिसाब से एक सरपंच के पास फंड आते हैं और वो उसी गांव में यूटिलाइज हो जाते हैं। ये हमने कराया है ये, और किसी गवर्नमेंट ने ये जो फंड्स थे वो अपने एमएलएज के पास, अपने मिनिस्ट्री में रखे थे और लोगों के ऊपर एहसान कर रखे थे कि हम आपको अटल आवास योजना की तरफ से आपको
20,000 30,000 रुपए दे दिया घर बनाने के। मुझे बताओ 20,000 में कौन सा, 14,000 में कौन सा घर बनता था, 20,000 में कौन सा घर बनता था। हमारे पास इतनी ग्रीवेंस आई है, जिन जिन लोगों को इन्होंने PMAY के प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से 14,000 रुपए MLA ने दिए। 2008-9 की बात कीजिए और उसी को हमने एक ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करके 2.25 लाख रुपए करा दिया कि आम लोग जो छत के बगैर उनको छत दे दिया। और दूसरा MS हॉस्पिटल हमने बनाया, जम्मू में बनाया, श्रीनगर में बनाया। और डेवलपमेंट के नाम पर आप एक आम लोगों के से बात कर ले, जो ओल्ड एज पेंशन था, जो 100 रुपए एक 200 रुपए 100 रुपए एक ओल्ड एज को देते थे, वहां से हमने उठाकर उसको 1,000 कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि पहली गवर्नमेंट क्या कर रही थी? फिर नजीर साहब आपको कश्मीर से वोट क्यों नहीं मिले? नजीर साहब फिर घाटी से वोट क्यों नहीं मिले आपको? जम्मू में भी जो है उतने सीटें नहीं मिल पाई, वहां भी पहाड़ी इलाकों में वोट नहीं मिले, तो क्या कारण था? आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई? देखो भारतीय जनता पार्टी कभी इक्तदार के लिए काम करते नहीं है। हमारा काम होता है कि लोगों को नेशन फर्स्ट दिखाना। और दूसरी बात रही है कि जम्मू में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले मुकाबले जो हमने पिछला इलेक्शन लड़ा था उसके हिसाब से हमने 5 सीटें एक्स्ट्रा जीत ली वहां पे। और वोट शेयर इतना बड़ा हमने लोगों को दिखाया कि घर से निकलो वोट डालो। और हमारे लिए कश्मीर की बात है, कश्मीर में अगर ये परसेंटेज आ जाती है वोटों की, ये इट इज बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इस यहाँ तक ये माहौल तैयार कर लिया, यहाँ आज उंगलियां नहीं काटते हैं। इनके राज्यों में जो वोट डालता था उसको उंगलियां काटते थे। 2,000 1500 वोट पर MLA बनते थे। और हमने लोगों को दिखाया है कि आप निकलो अपने घर से बाहर, इतना ऐसा माहौल तैयार कर लिया, आप वोट डालने के लिए निकलो। और दूसरी बात रही है, जम्मू कश्मीर में हमने इलेक्शन कुछ ही सीटों पर लड़ा था। हमारे लिए कुछ लाइकली मैंडेट्स थे, कोई जो रीजनल पार्टीज थी, छोटी छोटी पार्टियां, उनको मैंडेट दिया था कि आप इलेक्शन लड़ो, क्योंकि हम खानदानी राज का सिस्टम खत्म करना चाहते थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस ने यहाँ पर बनाया था। हमने उस राज को खत्म करने के लिए छोटी छोटी पार्टियां जो थी या आजाद उम्मीदवार थे, उनको टाइम दिया था कि आप इलेक्शन लड़ लीजिए। और बाकी लोगों ने अगर फैसला कर लिया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को बेवकूफ बनाया कि हम 370 को वापस लाएंगे, उनके पास कोई रोड मैप नहीं था। यहाँ के कश्मीर के लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके इन्होंने उनसे वोट लिया। अभी हम भी देख लेंगे कि ये किस तरह अपनी इस गवर्नमेंट पर जो इन्होंने लोगों से वादे किए हैं उस पर कितना खरा उतरेंगे, हम वॉच कर रहे हैं। रही बात की यहाँ से हमारे को वोट, जितने भी हमने कैंडिडेट्स ग्राउंड में डाले थे, हाँ ज्यादा नहीं हम बोलेंगे, लेकिन हम भी फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो 10 साल पुरानी पार्टी है उसको इतना समर्थन दे दिया कि वो आज 29 सीट्स पर आ गई है। और 70 साल वाली पार्टियां जो जिन्होंने 2-2 पार्टियां 3-3 पार्टियां मिलजुल कर इलेक्शन लड़ रहे थे, कभी इंडिया अलायंस बना रहे थे, कभी गुपकार बना रहे थे, कभी कुछ बना रहे थे, और उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया इस इलेक्शन के बीच में। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में उभरी है। ठीक है, हामिद मलिक साहब सीधे चुनौती दे रहे हैं आपको, क्या करके दिखा पाएंगे आप? पहले आपको एंकर साहब ये बता दूं कि ये बोलते जा रहे हैं पिछले 15 मिनट से, आप दूसरों को टाइम ही नहीं देते हो। नहीं, आपको टाइम दिया था, आपके घर की लाइट चली गई थी, आपका नेटवर्क चला गया था, आपका स्क्रीन पर चेहरा काला दिखाई दे रहा था। नहीं, मुझे बता दीजिए, ये डेवलपमेंट की बात करने वाले जम्मू कश्मीर में कौन सी डेवलपमेंट हुई? या ड्रग एडिक्शन में नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1, टोल प्लाजा सबसे ज्यादा, या जो हार्टिकल्चर का बैकबोन कश्मीर था, कश्मीर में हार्टिकल्चर बैकबोन था उसका तोड़ा गया, या जो एंटरप्रेन्योर थे उनको खत्म किया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट को खत्म किया गया, दरबार मुंह को रोक दिया गया, या नौकरियां लोगों के पास है ही नहीं। ये बता क्या रहे डेवलपमेंट? अब ये हालात की बात कर रहे हैं। इस हालात को ठीक करने में हमारा खून शामिल है, या कश्मीरी ने खून दिया इस हालात ठीक करने में, या आर्मी वालों ने खून दिया है, या जम्मू कश्मीर पुलिस ने खून दिया है इन हालात को ठीक करने के लिए। ये मत बता दे, अपना सर पर अपने ये सर पर मत ले सारा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने डिक्लाइन किया, यहाँ के जो मिलिटेंसी थी, टेररिज्म था, डिक्लाइन लोगों ने किया, तब जाके ये हालात ठीक हो गए। और ये कहते इनकी नीयत कहाँ थी इलेक्शन कराने की? ये तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करवाए। तो ये बोलते थे, अब आज ये बोलते थे आज ये बोलते हैं कि हमने यहाँ प्रॉक्सी उठाए, आज ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट उठाए हैं। तो पहले मानते ही नहीं थे। इनको आपने बताया था ऋषि रिजनर आपका बंदा है, क्योंकि ऋषि रिजनर के बारे में इन्होंने एक बात भी नहीं की, जो बिल्कुल सरेआम इनके खिलाफ बात कर रहा था
इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। केजरीवाल सिर्फ बाहर निकले, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टाइमिंग पर उन सवाल उठाए, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में की। और ये बाकी चीजों की बात करने वाले पाकिस्तान बिना इन्विटेशन के बिरयानी खाने यही गए थे, या कांधार में मिलिटेंट छोड़ने यही गए थे, या पठानकोट में आईएसआई वालों को लाने यही गए थे। इन्हीं के बीजेपी में से आईएसआई का मॉड्यूल मिला। वो ये नहीं मानते, ये देशभक्त अपने आप को कहते हैं। कौन से देशभक्त है? जहां इनका इंटरेस्ट शुरू होता है ये देशभक्ति भूल जाते हैं। देशभक्ति ये हमें न सिखाए। सबसे देशभक्त अगर कोई है वो कश्मीरी है, जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपना यहाँ खून दिया। इनकी झूठी दास्तानें कहीं नहीं चलेंगी। ये सिर्फ झूठी दास्तानें टीवी पर बोलते। ये क्या बोलते हैं? यहाँ पंचायत राज नहीं था, यहाँ पहले इलेक्शन नहीं होते थे उनके, पहले नहीं होते थे। ये वही है जो 15 लाख डालने वाले थे, ये वही है जो गैस की मटी हमें 300 रुपए में देने वाले थे, ये वही है जो 35 रुपए में पेट्रोल कहते थे। आप सुनिए ना, 25 रुपए 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, ये वही है ना। इनसे पूछे वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल कहाँ की गई? कहाँ गई वो 24 करोड़ नौकरियां? झूठ बोलने में ये माहिर है, झूठ बोलते जाओ। ये मोदी जी ने उनको कहा है। इन्होंने इलेक्शन का, यहाँ जो इलेक्शन था वो पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, नहीं हुआ। ये कश्मीर में सिर्फ 19 सीटों पर ये लड़े, बाकी ऊपर इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनकी ताकत यहाँ नहीं थी। ये मुझे आज के बाद भी 10 साल वार्ड मेंबर जिता के दिखाए यहाँ, इनको यहाँ वार्ड मेंबर भी नहीं मिलेगा। और जम्मू वाले भी अब इनको धकेलेंगे क्योंकि जम्मू वालों की जो हालत इन्होंने की वो किसी हुकूमत पे नहीं की। मुझे ये बता दीजिए कि एनसी ने क्या नहीं किया यहाँ? एनसी ने जो रोड्स बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल्स बने, जो यहाँ बिजली देखते हो, जहाँ यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, यहाँ ड्रग एडिक्शन नहीं थी, यहाँ लोग, यहाँ हार्टिकल्चर फूल फल रहा था, सारा कुछ एनसी वालों ने किया। इन्होंने क्या किया? को बंद रखा, तब जाके इन्होंने आर्टिकल तोड़ा। इन्होंने मुंडिया बंद की, इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद किया, इन्होंने दुकानें बंद की। क्या इस तरह हामिद साहब उन्होंने कहा है कि जो पहले की बातें थी अब हम देखेंगे कैसे ठीक करते हैं। ये बताइए कैसे ठीक कर पाएंगे आप, क्या करेंगे? तो बस आइडिया और डेमोक्रेसी को न मानने वाले लोग हैं, क्योंकि वर्डिक्ट पीपल वर्डिक्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये उसको मानने वाले लोग नहीं है। ये चाहते हैं यहाँ डंडाशाही से और एलजी शासन से यहाँ शासन किया जाए, तो वो हम होने नहीं देंगे। हम हिटलरशाही नहीं मानते, हम लोकतंत्र को मानते हैं। ये चाहते हैं कि हामिद साहब देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया ना, अब तो ये है कि सीधे बात करना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग कर रहा है, मगर वो हम नहीं देंगे। हम लोगों ने वर्डिक्ट दिया लड़ाई लड़ने को, हम लड़ते रहेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, इनकी पॉलिसी के खिलाफ, जो नीयत इनकी जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ खराब है, तो उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ने को मैंडेट मिला है, वर्डिक्ट मिला है, हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो कश्मीर में चुनाव भले पूरे हो गए, नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन संग्राम जो है वो थमता दिख नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।